जी मैम, अभी मैम को भेजो जरा अनम्यूट के। जी मैम भेज शुरू कर दें मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय योग विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरु सत्ता एवं भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय ओम अवतार जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं प्रबंध तंत्र तथा हमारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर राकेश अरोरा जी के संरक्षण में इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारा देश बहुत ही विषम और भयावह परिस्थितियों से गुजर रहा है। प्रत्येक के मन में अनेक शंकाएं हैं कि आज के समय में हम कैसे रहें, कैसे इन जो भयावह परिस्थितियां हैं इनसे हम अपने आप को सुरक्षित करें। तो अनेक प्रश्न इस तरीके के आते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था मन में विचार आया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि सभी लोगों का कल्याण हो सके और सभी लोग जो अपने मन में इस तरीके की भ्रांतियां रखे हुए हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैक्सीन लगवा रहे हैं तो गलत है, उसके साइड इफेक्ट हैं, इन सभी भ्रांतियों के निवारणार्थ हेतु इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग इस समय भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी शंकाओं का समाधान किया जा सके। अधिक समय न लेते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ शिक्षा शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर राधा यादव मैम। Thank you, Garima. I, Dr. Radha Yadav, welcomes all of you. As we know, present time is very crucial time. Each and everyone is worried about COVID pandemic. So today we are here to talk about misconceptions and preventions in context of COVID-19. I am very pleased to inform you that we are accompanied by Dr. Ranjan Gautam, ACMI District Hospital, Bareilly. Before I invite Dr. Gautam to talk on the topic, I will give you a very short introduction of Dr. Gautam. Dr. Gautam is graduated or MBBS from KGMC Lucknow and did his master's in 2 subjects, radiology and public health. Dr. Gautam pursued doctorate in community medicine. He worked as a major in Army, assistant commandant in Ministry of Home, worked in Tihar Jail for prisoners' health. Dr. Gautam worked in many reputed hospitals as a radiologist and hepatologist. He started government job in 1999. Medical Mobile Unit MMU and 108 is developed by his committee. 1073 roadside accident ambulance services started by him before 16 years. Presently, Dr. Gautam is District Surveillance Officer and Nodal Officer for Corona in Bareilly District. He is very fond of music, playing instruments, singing, and seeing Oscar awarded movies. So, over to you, sir. Sir welcomes you. सर, आगे के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप अपने अनुभव से, अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। सर, आपको रिक्वेस्ट की हुई है अनम्यूट की, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, because it is you to unmute me, that's why I was requesting you again and again. Thank you very much, dear friends. Welcome in this Zoom, in this conference. Good morning. And first of all, मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आपने इस सेंसिटिव टाइम में, इस बड़े संवेदनशील टाइम में, जब कोरोना वैश्विक महामारी बहुत सीवियरली अपने पैर पसारे हुए है, ये आवश्यकता समझी कि समाज में, हमारे बुद्धिजीवियों में एक अवेयरनेस आए, लोग इस विषय को समझें
इसके बारे में समझें और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करके एक राइट डायरेक्शन में राइट ट्रीटमेंट अवेल करने की कोशिश करें। तो मैं आप सभी शिक्षिकाओं का, आप सभी बुद्धिजीवियों का हृदय स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न है, वो क्रमशः जारी रखें प्लीज। तो आप लोग कोरोना के बारे में मैं बताना शुरू करूं या आप लोग किसी प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे? सर आप शुरू कर दीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी एक प्योरली वायरल डिजीज है जो बहुत ज्यादा कंटेजियस है और मात्र 1 मिनट का संपर्क किसी संक्रमित पर्सन के साथ आपको इस बीमारी से संक्रमित कर सकता है। मैं यहाँ सबसे पहले शुरू करूंगा कि जब ये लास्ट ईयर बीमारी शुरू हुई थी तो ये वुहान से पहला केस स्टार्ट हुआ था और हमारे यहाँ केरल में आया था। लेकिन अब जब हम जनवरी में ये सोच चुके थे कि ये बीमारी लगभग खत्म हो गई है, तो फिर से मार्च लास्ट वीक से इसने पैर पसारने शुरू कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये म्यूटेटेड जीन्स है, म्यूटेटेड स्ट्रेन है विद म्यूटेटेड जीन्स। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये आरएनए वायरस है। यहाँ डीएनए आरएनए तो साइंस के सभी बच्चे समझते होंगे, सभी स्टूडेंट समझते होंगे। ये आरएनए वायरसेस जितने भी होते हैं इनका रिप्लिकेशन बड़ा फास्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, इनको डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक तो स्प्रेड फास्ट हो गया, दूसरा इसको डायग्नोज करना इज नॉट दैट इजी जैसे कि डीएनए डिजीजेस होती हैं या बाकी अदर डिजीजेस होती हैं। तो पहली चीज एक ये इस वायरस का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा, इसका स्प्रेड जान लीजिए फैलता कैसे है। ये माइक्रो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी सतह के, किसी व्यक्ति के या किसी कपड़े के या किसी भी वस्तु के संपर्क में आया है और दूसरे व्यक्ति ने एक गिवन टाइम के अंदर उस चीज को छुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको ये इन्फेक्शन होना ही होना है। इसका वैसे तो बोलते हैं कि 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो संवर्धन काल होता है। लेकिन आप ये माने कि संपर्क में आने के 5 दिन से इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो पहली चीज यहाँ इस चीज को जानिए कि ये एयर रूट से स्प्रेड नहीं कर रहा है। इसके जो भी माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, ये चूंकि माइक्रोन्स में है, अति सूक्ष्म साइज में है, तो जब हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं या बोलते हैं, संक्रमित मरीज जो भी बोलेगा तो उसके संपर्क में हमारे बोलने के साथ, हमारे छींकने के साथ, हमारे सलाइवा के, हमारे नेजल म्यूकोजा के कुछ पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आते हैं। वो हमारे हाथों में आते हैं, वो हमारे कपड़ों में आते हैं, वो हमारी टेबल में आते हैं, वो हमारी बिलोंगिंग्स में आते हैं जहाँ भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। वो चीज़ अगर हमारे हाथ में आती है तो वो दरवाजे के हैंडल में आएगी, वो आपके कार के दरवाजे में आएगी, वो स्टीयरिंग में आएगी, वो घर के यूटेंसिल्स में आएगी। तो कोई भी चीज़ जिसको हम टच करते हैं, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें टच के थ्रू संक्रमण को रोकना है। और टच के थ्रू हम संक्रमण कब रोक सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे नाक मुंह में ना जाए, कि हम सबसे पहले मास्क यूज करें। नंबर 1 टू यूज मास्क। नंबर 2, अवॉइड गोइंग इनटू क्राउडेड एरियाज। भीड़ भाड़ के एरिया में जाना बंद करें। आपको नहीं पता कौन व्यक्ति कोरोना संक्रमित कैरियर आपके साथ चल रहा है। आप उससे कंधा मिला रहे हैं, आप शॉप में उसके साथ खड़े हैं, आप बस में उसके साथ हैं, आप ट्रेन में उसके साथ हैं, या आप कहीं भी उसके साथ हैं, तो इसका मतलब आप इन्फेक्शन ले रहे हैं। अनावश्यक आप दरवाजे खोल रहे हैं, शॉप में जा रहे हैं, उनके डोर्स खोल रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर ट्रांसपोर्टिंग इन्फेक्शन, यू आर इन्वाइटिंग वायरस टू योर प्लेस। तो मैंने यहाँ 5-6 चीजें आपको बता रहा हूँ। एक तो कहीं से भी आई है तो प्रॉपरली हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश का तरीका होता है 20 सेकंड तक रेगुलरली आपको आगे पीछे उंगलियों को मिला के हैंड वॉश करना है। उसके साथ साथ आप प्रॉपर ट्रिपल लेयर मास्क यूज करिए, कॉस्मेटिक मास्क नहीं, ट्रिपल लेयर मास्क विच कैन स्टॉप इन्फेक्शन स्प्रेडिंग। नंबर 3, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। सैनिटाइजर से क्या होता है कि 70% अल्कोहल होती है, तो ये अल्कोहल उसको किल कर देती है काफ़ी एक्सटेंड तक। अगर आप हैंड साबुन से प्रॉपरली वॉश करते हैं तो भी आपका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक संक्रमण रहित हो जाते हैं, जो हैंड से जो वस्तुएं हैं। और अवॉइडेंस और 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी इसलिए है
कि जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से बात करते समय एयर प्रेशर के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो मैक्सिमम 3 से 4 फीट तक जाते हैं। तो 2 गज की दूरी इसलिए मानी जाती है कि वो अनावश्यक इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो ये कोरोना का जनरल परिचय है। कोरोना स्पीशीज का कोविड-19 वायरस है जो हमको अटैक करता है। ये स्ट्रेन इस बार जो आया है ये कुछ विशेषताओं के साथ आया है। इसकी पहली विशेषता ये है कि ये डायरेक्टली गले को अटैक नहीं कर रहा। आपका गला खराब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको सर्दी जुकाम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये वायरस लूज मोशंस के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ये वायरस चेस्ट में पेन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है और ये वायरस सांस लेने में तकलीफ के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि ये वायरस लंग्स में सीधे एयर रूट से अपने एयर ट्रैक से लंग्स में जा रहा है और अपर एंड मिडिल लंग्स के अलावा ये बेसल लंग को इन्वॉल्व कर रहा है। मतलब लंग के 3 हिस्से होते हैं, एक अपर लंग, एक मिडिल लंग, एक लोअर लंग। यूजली मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि जो लोअर लंग का इन्फेक्शन है वो सबसे सीवियर इन्फेक्शन होता है, इसलिए कि वो डिपेंडेंट पार्ट होता है, वहां पर म्यूकस सिक्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पर इन्फेक्शन होने से परफ्यूजन बेड जो है जहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के साथ परफ्यूज होती है वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो आपको सांस लेने में कठिनाइयां आएंगी। तो ये था वायरस का सामान्य परिचय, कोरोना का सामान्य परिचय। अब मैं आपको यहाँ एक बात क्लियरली स्पष्ट कर दूं कि कोरोना में ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई कि सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में पेन, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी, लोअर लेग में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज्यादा वीकनेस, पिंडलियों में दर्द, फीवर 99 से 103 तक जाना, हाथ पैरों में दर्द, यद्यपि ये सारे सामान्य वायरल के लक्षण हैं, लेकिन चूंकि कोरोना भी एक वायरस है तो आप इसको कोरोना से डीकैटेगराइज नहीं कर सकते। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि आपका आरटी-पीसीआर या एंटीजन पॉजिटिव आए। गवर्नमेंट ने आज से 5 दिन पहले एक प्रिवेंटिव गाइडलाइन दी है कि वो लोग जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिनके चेस्ट में पेन है या जिनको हाथ पैरों में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनका आरटी-पीसीआर एंटीजन यदि निगेटिव भी है तो उनको कोरोना की श्रेणी में ही रख के इलाज किया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ इस छोटे से परिचय को आप सब लोग भली बात ही सुन के समझ गए होंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन? नो सर। डॉक्टर गरिमा आप बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। कुछ भ्रांतियां हैं जैसे कि ये वैक्सीन इस समय चल रही है और कुछ लोगों के मन में ये डर है कि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट हैं। जैसे कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों की डेथ हो गई है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि वास्तविकता क्या है। तो सर इस विषय में इस भ्रांति का निवारण देखो डॉक्टर गरिमा, अभी हम पहले कोरोना को फिनिश कर लें, उसके बाद में वैक्सीन पर आएंगे। तो कोरोना का मैंने अभी आपको डिजीज का ऑनसेट बताया। अब इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कोरोना आपको जो ये फीचर्स शो कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत जल्दी फॉल हो रहा है। पहले क्या होता था, हम लोग का नॉर्मल SpO2 मतलब जो हमारा पल्मोनरी ऑक्सीजन लेवल होता है सैचुरेशन का, वो 98 के आसपास होता है सामान्य पुरुष का, जिसके लंग हेल्दी हैं। लेकिन कोरोना में ये गिर के 80, 70, 60, 50 तक आ जा रहा है। आप ये मान के चलिए जब भी ये 92 से नीचे आएगा आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर से अगर आप नापते हैं और ये 92 से कम आ रहा है और आप ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए। हार्ट फेलियर, लंग फेलियर बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो प्लीज अगर आपका कोरोना सैचुरेशन, ये SpO2 सैचुरेशन कोरोना सस्पेक्टेड केसेस में 92 के नीचे आता है, आप सिर्फ ऑक्सीजन बेड प्रेफर करिए। आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपको डॉक्टर एंटीवायरल ट्रीटमेंट दें, एंटीवायरल में देखिए मैं आपको बताऊं, आइवरमेक्टिन हम लोग इसलिए देते हैं 12 मिलीग्राम 3 दिन तक कि उसमें ये जो कोरोना है इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके संक्रमण को बाधित करता है। मतलब mRNA जो है उसके रिप्लिकेशन को
रोकता है आइवरमेक्टिन। डाइहाइड्रोक्सीक्लोरीन शुरू में इसलिए देते थे कि इसके भी कुछ फीचर्स आए कि संक्रमण में हेल्प करेगा। इसके अलावा जिंक, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, मतलब जितनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने की चीजें, एक अच्छा बी कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ साथ एक कप सिरप जो आपके गले की इरिटेशन को खत्म करे। बुखार हो तो पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम, क्योंकि अब इंडिया में एडल्ट डोज 650 मिलीग्राम ही चल रही है। इसके अतिरिक्त डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम, ये इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अब बात आती है एंटीवायरल टैबलेट की, तो फेविफ्लू नाम से एक टैबलेट आती है जो हम लोग 9 टैबलेट सुबह 9 टैबलेट शाम देते हैं पहले दिन, और फिर बाकी 2 दिन 4 टैबलेट सुबह शाम देते हैं। तो ये इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, ये जनरल वायरल का ट्रीटमेंट है। बहुत से लोगों में भ्रांति है कि हमको इंजेक्शन रेमडेसिविर चाहिए। एवरीवन इज वंडरिंग हियर एंड देयर टू फाइंड रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर कभी भी ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बढ़ाएगा नहीं, ये अनावश्यक की भ्रांति है। रेमडेसिविर प्लेन एंटीवायरल ड्रग है जो वायरल लोड को कम करता है। तो ये तो रही बात कोरोना की। बरेली में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, रोहिलखंड, SRMS एंड राजश्री। इसके अलावा हमारे पास 300 बेडेड एक मंडलीय चिकित्सालय। अभी एम्पिल ऑफ बेड्स हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 12 हॉस्पिटल्स हमने चिन्हित किए हुए हैं। तो अगर किसी को जरा सा भी इनकन्वीनियंस है तो हमारे जो फैसिलिटी एलोकेटर हैं डॉक्टर अनुराग गौतम, उनको फोन करें, मुझे फोन करें, या डायरेक्टली फैसिलिटी में चले जाएं और हमको इन्फॉर्म कर दें कि सर हमको एक बेड की वहां जरूरत थी, हम चलेंगे, हमको रेफरल मंगा दीजिए। तो हमारे रेफरल से जो इन 3 मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट जाएगा उसको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा, और सारी सुविधाएं कोरोना से रिलेटेड। और सुविधा क्या सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद हम इसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं। अगर IL-6, फेरेटिन, PTH या CRP या डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है, तो डी डाइमर क्या होता है, खून को गाढ़ा करता है। तो कोरोना में मैक्सिमम जो डेथ्स हुई हैं वो या तो सैचुरेशन कम होने की वजह से हुई है, या खून गाढ़ा होने की वजह से जो क्लॉट्स बन जाते हैं वैसे में, उनकी वजह से हुए हैं। तो ये एक जनरल ट्रीटमेंट है। आपकी कुछ भ्रांति है इसके वैक्सीनेशन को लेके, उनको दूर करूंगा। कोरोना की अभी तक 2 वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। पहली कोविशील्ड जो हमारी 16 जनवरी को पहला हमने उसका सेशन किया था, वो सीरम इंडिया पुणे की है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक हैदराबाद की है। कोविशील्ड वैक्सीन शुरू में दी गई। दोनों वैक्सीन RNA के टिपिकल प्रोटीन्स को लेके बनाई गई हैं। ये बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी कॉज करती हैं और वायरस के प्रति, वायरस के अगेंस्ट एक एडिक्वेट इम्यूनिटी लगभग 86% तक पैदा करती है। तो पहली डोज लेने के बाद कोविशील्ड या कोवैक्सीन की, अगर आपने कोविशील्ड ली है तो दूसरी डोज कम से कम 6 हफ्ते बाद दीजिए, और कोवैक्सीन अगर ली है तो 4 हफ्ते बाद। जहां तक इनके साइड इफेक्ट्स की बात है तो मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि जब भी कोई वायरस का इनोकुलेटेड पार्ट, आप ये मान के चलिए कि वायरस है, उसको एटीन्यूएट कर दिया। एटीन्यूएशन का मतलब ये होता है कि लाइव वायरस को आपने किल कर दिया और उसमें सिर्फ इतनी टॉक्सिसिटी छोड़ी कि वो एंटीबॉडीज पैदा कर पाए। मतलब एक सांप है, आपने उसके विष के सभी टीथ छोड़ दिए, विष ग्रंथि निकाल दी, लेकिन सांप के होने मात्र से बहुत सा भय होता है। तो इसी तरीके से वैक्सीन है कि एक वायरस का कोई पर्टिकुलर प्रोटीन स्पाइक लेके वैक्सीन आपने बना दी। वैक्सीन में क्या है, वैक्सीन में एक स्मॉल अमाउंट में उस वायरस का कोई इंट्रोडक्शन है, वायरस की स्पाइक है या वायरस का प्रोटीन है या एटीन्यूएटेड वायरस है जो डिजीज नहीं कॉज कर सकता। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि शरीर में जाके ये बता दे कि आई एम सो एंड सो फ्रॉम कोरोना, तो बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज। तो 80 से 86% तक एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जहां तक लोगों में रिएक्शंस की बात हुई, तो मैं समझता हूं कि 1 लाख पर्सन में 1 या 2 में रिएक्शन हुई। वो भी रिएक्शंस इसलिए होती हैं कि जब भी कभी कोई बॉडी में कोई पर्सन है, अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग पर्सन होता है, अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि वायरस को, ये वैक्सीन को हॉस्पिटल में लगवाएंगे। अगर किसी के दांत लाल चकत्ते हो जाते हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो हम उसको वो एविल डेक्सोना देके अस्पताल में ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फैटल साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप व्हाट्सएप, जो भी व्हाट्सएप पर इस तरह की गॉसिप्स हैं उनको मत बिलीव करिए। अगर करोड़ों में एक आध पेशेंट को हुआ भी पल्मोनरी एडीमा या एनाफाइलेक्सिस ग्रेड 3 शॉक हुई, तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेनिसिलिन, सेप्ट्रॉन या इवन कुछ लोगों को तो बिकॉम्प्लेक्स भी रिएक्शन कर देती है। तो वायरस जब ये वैक्सीन बनती है तो इसमें वो डाले जाते हैं, इसमें रेसिपिएंट्स डाले जाते हैं, इसमें रिजर्वॉयर डाले जाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो न्यूमाइसिन्स होते हैं, एल्बुमिन होता है, क्योंकि अकेला तो जो उसका सॉल्वेंट है उसमें एक दो चीजें डालते हैं। किसी किसी को न्यूमाइसिन्स हो जाती है, किसी किसी को अन एल्बुमिन प्रिजर्वेटिव से हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल निसंदेह, निसंकोच, बिना किसी अफवाह के अपने सेंटर में जाए, वैक्सीनेट कराएं। वहां पर आधा घंटा रुके। 1 सेकंड में लूंगा, जरा डीएम सर लाइन पर। नेशनल एंथम की तैयारी रखें। जी, तो ये जनरल पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया इसके बारे में। और सेकेंडली यहाँ पर मैं ये कहूँगा, 1 मिनट जस्ट, तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ये कोरोना से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़, वैक्सीन के बारे में बताया कि वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, वैक्सीन इज़ प्योरली सेफ, वैक्सीन का कोई रिएक्शन नहीं है, और वैक्सीन अस्पताल में जाके लगवाएं। वैक्सीन अस्पताल में लगवाएंगे तो आपको किसी भी साइड इफेक्ट से सेव किया जा सकता है। दूसरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी पर्सन को कोविड इन्फेक्शन हो भी गया है, मालूम पड़ा वो उसने वैक्सीन ले ली और वो ट्रांजिट दौर में है, मालूम पड़ा उसकी इम्यूनिटी पूरी नहीं हुई, या उसने एक इंजेक्शन लगवाया या उसने दूसरा इंजेक्शन नहीं लगवाया, या दूसरा इंजेक्शन लगवा के उसको जब तक इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई, संक्रमण तो हो सकता है वैक्सीन के बाद भी, लेकिन वायरस की सीवियरिटी खत्म हो जाती है। फिर वायरस अपना पूरा इम्पैक्ट, पूरा इफेक्ट नहीं शो कर पाता। तो इसलिए जैसे हम पॉजिटिव रह चुके हैं तो क्या चांसेस हैं, हमें हो सकता है या फिर? जी बताइए प्लीज। अच्छा, हाँ बोलिए। ठीक। Somebody is asking something, please carry on. तो अगर किसी ने 2 वैक्सीन भी ले ली है, आई थिंक कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर किसी ने 2 वैक्सीन भी ले ली हैं तो संक्रमण हो सकता है, आप पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वायरस आपको उसी इंटेंसिटी से इन्फ्लुएंस करेगा। नो, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड एम्पल अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी, तो उसके बाद वायरस आपको बहुत कम इंटेंसिटी से इन्फ्लुएंस करेगा। नथिंग टू वरी। प्लीज ओपन द हाउस and allow people to ask the questions. जी मैम। हेलो। मैम आप, हाँ हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी प्लीज। जी सर मैं दिसंबर में पॉजिटिव थे हम लोग पूरी फैमिली, तो अब क्या चांसेस हैं फिर से हो सकता है इन्फेक्शन या नहीं? देखिए, अगर आप दिसंबर में पॉजिटिव थे तो आपको चौथा महीना चल रहा है और चौथे महीने तक इम्यूनिटी लगभग बनी रहती है, तो कम चांसेस हैं आपको री इन्फेक्शन के। लेकिन चूंकि स्ट्रेन थोड़ा सा बदल गया है, तो स्ट्रेन अगर आपको अटैक करता भी है तो आपको ऑलरेडी संक्रमण हो चुका है, तो बहुत कम चांसेस हैं, इम्यूनिटी कुछ ना कुछ इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी। लेकिन आपने अपने आप को वैक्सीनेट कराया कि नहीं कराया? अभी नहीं करा पाए सर, थोड़ा सा डिले हो गया, सोचते रह गए। देखिए, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो उसके 6 हफ्ते बाद अपने आप को
वैक्सीनेट करा सकता है 6 हफ्ते। आप करा लेंगे सर जी। थैंक यू सर। और बताइए प्लीज। हम अनम्यूट कर रहे हैं, जिसे भी जो प्रश्न पूछना है वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। सभी सारे लोग एक साथ प्रयास ना करें, एक एक करके अपने प्रश्नों को रखें। नमस्कार सर जी, मैं इंद्रमण त्रिपाठी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो वैक्सीन चल रही है, अभी वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, मतलब इसको अगर हम लेते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। मैं आपके हेलो। हाँ ठीक, मैं ये बताऊंगा कि देखिए नुकसान कभी भी नहीं होता। मैं यहाँ रिपीटेडली कहना चाह रहा हूँ कि लोगों में ये अनावश्यक भ्रांति है, लोगों में अनावश्यक कंफ्यूजन है कि हमको कोई नुकसान होगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, क्या है कि सर मेरे पड़ोसी 2-3 लोग लगवाए थे, इनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी सर। इस वजह से ये डाउट दिमाग में आ रहा है कि मतलब इनको बुखार आ रहा था सर। इनको बुखार आ रहा था सर 3-4 दिन कंटिन्यू। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाते हैं तो आपके बच्चे को कितने दिन बुखार आता है? 2 दिन आता है। इंजेक्शन की जगह 2 दिन दर्द होता है। जी जी 2 दिन दर्द होता है ना। तो जी। इसमें ये तो एक कॉमन फिनोमेना है, इसका मतलब वैक्सीन आप पर काम कर रही है। अच्छा अच्छा सर, ऐसा है क्या? सर मेरा नंबर आया था, हाँ। मैं गया नहीं। अरे आप एक बात बताइए, आप किसी से कल्पो मत करिए कंपेयर। आप अपने बच्चे से करिए, जब आप बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाते हैं तो उसको बुखार आता है ना, बच्चा रात में रोता है, बुखार भी आता है, दर्द भी होता है। तो जी ऐसे जी। ही जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो एक दिन बुखार आएगा आपको। ओके और सर, आ भी इसका सकता मतलब है ये और नहीं टीका भी हो एकदम, सकता है। इसका मतलब ये हाँ, टीका एकदम सेफ और सुरक्षित है सर। बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। थैंक यू सर, मैंने थैंक यू। खुद को, जी शालिनी मैंने जी, आप सबसे कुछ पहले कहना अपने चाह आप रहे को हैं? वैक्सीनेट कराया था। सर थैंक नमस्कार। यू सर, थैंक यू। सर नमस्कार, मेरा नाम शालिनी वैश्य है। सर 1-1.5 हफ्ते से मेरे भी सीने में दर्द है। वैसा मतलब जैसा आप बोल रहे हैं ना, वैसा ही रह रह के दर्द हो रहा है सांस के साथ, और बहुत घबराहट सी हो जाती है किसी किसी टाइम सर। और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ सीने में दर्द उठता है सांस के साथ, देखिए कभी ये जो कभी आपको बहुत तेज। लक्षण है, ये जी जो लक्षण है, ये आपको सामान्य फ्लू का लक्षण है। इसको आप जी कोरोना से ना जोड़ें। जी अगर आपको बुखार बना रहता है, 7 दिन आपको ऑलरेडी हो चुके हैं जी और आपको अभी ऐसी कोई देखने से अपेरेंटली भी कोई चीज अपेयर नहीं हो रही है, तो नहीं आप नहीं बिल्कुल ना डरें। सामान्य फ्लू का जी। ट्रीटमेंट लें, सामान्य अच्छा वायरल का ट्रीटमेंट लें, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई प्रश्न? नमस्कार सर, नमस्कार मेरा नाम अनुजा है। सर जी। मेरा सवाल है, सिंपल अगर पेट खराब हो तो उसमें तो कोरोना इफेक्टेड नहीं है ना? नहीं लूज मोशन सिंपल, का टाइम है, क्योंकि मेरे घर में एक के बाद एक 3 जन का हो चुका है। देखिए इस स्ट्रेन में एक ये फीचर है कि पेट खराब हो सकता है, बट पेट खराब होना डज नॉट मीन कि आपको कोरोना है। उसमें कोरोना के अन्य लक्षण भी आते हैं, तेज बुखार भी होता है, हाथ पैरों में दर्द भी होता है, सर्दी जुकाम और आपकी सांस भी फूलती है। अगर इनमें से आपको ये सब चीज नहीं, लूज मोशन है। वह लूज मोशन है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अपने आप स्टूल की जांच कराएं और ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सर। ओके हेलो सर। जी। सर मेरा प्रश्न ऐसा ये है कि हम लोग क्या सभी मतलब कि घर में सभी लोगों को, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई और मम्मी पापा, सभी लोग, चारों लोगों को बुखार आया था पहले, है ना। और पहले भाई को आया, उसके बाद में सभी लोगों को हो गया। और उसके बाद में जैसे सबको बुखार आया, लेकिन 2-3 दिन तक रहा, उसके बाद में सबका सही भी हो गया। अब सब ये है कि मतलब सबको से जुकाम है और मतलब कि नहीं, सही में दर्द टाइप का रहता है, और बाकी हाँ हाँ सर, खांसी आती है सूखी सूखी सी सर, बाकी जो बुखार है वो अब नहीं आ रहा है। और सर सांस लेने वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो सर उसके लिए देखिए सांस लेने में गाइड। दिक्कत नहीं है और सिर्फ बुखार था, तो ऐसी कोई हाँ घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट है, या आपकी परेशानी बराबर बनी हुई है, तो आप हमारे जो भी 300 बेडेड अस्पताल है वहाँ जाके एंटीजन की टेस्ट कराइए।
कोई एक पर्सन कराइए, उसके बाद में लगता है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो बाकी लोग जांच कराएं। बाकी इसमें सामान्य वायरल के ट्रीटमेंट लीजिए। आई डोंट थिंक यू आर हैविंग कोरोना। ओके, थैंक यू सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना है कि मुझे अभी 8 दिन पहले बहुत जुकाम हुआ था, 3-4 दिन तक जुकाम हुआ। मैंने काढ़ा वगैरह यूज कर रही हूँ सुबह शाम। उसके बाद मैंने फिर ब्लड टेस्ट कराया तो टाइफाइड आया है उसमें। तो टाइफाइड का मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ दवा, और उसके बाद हीमोग्लोबिन भी कम है इस समय। तो इसमें क्या ये कोरोना से इसे जोड़ सकते हैं क्या? कोरोना का तो इफेक्ट नहीं है क्या? कोरोना टेस्ट कराना देखिए, चाहिए टाइफाइड मुझे? इज अ डिफरेंट एंटिटी, और अगर आपको जुकाम आया वो तो एक आपको अलग सर्दी जुकाम हो सकता है, लेकिन वेदर चेंज हुआ था। जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आपको लेकिन अभी बुखार नहीं है, फीवर है। जुकाम ठीक हो चुका है। अगर नहीं, फीवर है, बुखार आ जाता है, फ्रिक्वेंटली आ जाता है बुखार, कभी दोपहर में कभी शाम फ्रिक्वेंटली में। आ रहा है, अगर आपको लगातार 5-6 दिन इलनेस बनी हुई है, अगर आप जी सिक हैं 5-6 दिन से कॉन्स्टेंटली, तो आप अपनी जी एंटीजन टेस्ट कराइए। अगर आप सिक नहीं है और आपको लग रहा है कि सामान्य कमजोरी की वजह से या वेदर चेंज होने की वजह से वायरल लाइक सिम्टम्स है, तो अपनी जांच मत कराइए। पैरासिटामोल लीजिए, नजदीक के डॉक्टर को संपर्क करके इलाज कीजिए। हाँ सर, ये काढ़ा मत यूज सोचिए करते कि हैं हर बुखार फ्रिक्वेंटली कोरोना क्या? बुखार है। अच्छा सर, काढ़ा यूज कर सकते हैं ना? मतलब काढ़ा सुबह देखिए, शाम पी लेती हूँ आधा मैं कप में। आपको बताऊं, मैं एलोपैथिक पद्धति में बिलीव करने वाला डॉक्टर हूँ। अच्छा लोग जी आजकल सर। कहते हैं कि बहुत बहुत आयुर्वेदिक यूनानी काढ़ा वगैरह आते हैं। दिस इज अप टू यू, आपकी चॉइस है। आप स्वयं अपने विवेक से आपको लगता है अगर कोई जी सर। काढ़ा और इस तरीके की चीजें, लोग वैसे जनरली कहते हैं कि अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और गुड़ हाँ जी सर। इसका मिला के अगर जी काढ़ा सर। बनाए जी तो ये गले को फायदा करता है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनमें एल्केलॉइड्स होते हैं, और एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो गले के वायरस को मारते हैं। इसलिए अगर आप इनको ले भी लेंगे तो ये प्राकृतिक हर्बल चीजें हैं, आपको नुकसान नहीं करेंगी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बधाइयों से बोल रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि जो सेकेंड फेज चल रहा है इस समय कोरोना का, इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा यंग जनरेशन की डेथ हो रही है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि इस समय जब से सेकेंड वेव आई है, पहली वेव जब जी खत्म हुई थी, तो सबसे जी ज्यादा अति विश्वास में जो भरे थे वो यंग युवा भरे हुए थे। जी और सबसे ज्यादा जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है वो युवाओं की होती है। जी सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ में इकट्ठे होने की प्रवृत्ति युवाओं की होती है। जी अब जो बुजुर्ग हैं और उम्रदराज हैं जी और जो बहुत छोटे हैं, जी वो तो अपने आप घूमने नहीं निकल जाएंगे, उनको भी गोदी में लेके हमारे युवा ही जाते हैं। जी। लेकिन तो डॉक्टर साहब युवा हमारे एक सबसे मिनट, ज्यादा प्रोन है। मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन कहा ये भी जाता है कि युवाओं में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, जो बुजुर्ग देखिए, लोग हैं युवाओं उनकी में अपेक्षा। इम्यूनिटी पावर, जी बिल्कुल एग्री कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, जी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन सिर्फ उम्र देख के अटैक करता हो। जी स्ट्रेन जी अटैक करता है किसी भी पर्सन को जो उससे एक्सपोज्ड हो रहा है, और अगर जी उसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में संबंधित बीमारियां हैं, तो वो जी उससे अटैक कर जा रहा है। अब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो हर एक युवा स्वस्थ तो नहीं होता। जी मैं 10-12 ऐसे युवाओं को जानूंगा जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज थी, जो अल्कोहल लेते थे, जिनका लीवर डैमेज था, और जी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो जो जी आदमी स्वस्थ और ज्यादा घूम नहीं रहा और अनुशासन रख रहा है, तो जी उसमें ये डिजीज ज्यादा असर नहीं कर रही है। लेकिन जी जो अति विश्वास में घूम रहे हैं और जिनको जी एसोसिएटेड इलनेसेस हैं, जी व्यसन है, अन्य विकृतियां हैं, उनको ये वायरस अटैक करता है। जी। तो आप अच्छा बिल्कुल परेशान ना हो कि जी एक जेनरेशन विशेष को, एक एज विशेष को ये वायरस अटैक कर रहा है। वायरस कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जी एज ऐसा कुछ नहीं देखता। हाँ, इतना माना जाता है कि 18 वर्ष से कम बच्चों में इसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। जी। कोई डाउट? नहीं, नो डाउट। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है मेरा कहना कि इस समय जो सेकेंड फेज चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर और हम बहुत सारे अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इस समय जो नकारात्मक ऊर्जा लोगों के अंदर बैठी हुई है, ये भी इस चीज का कहीं ना कहीं दोष है लोगों के अंदर, दिमाग में? इसका कहीं देखिए, ना कहीं मैं हम लोग झेल रहे हैं उसको। आपको बताऊं कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। जी रोनाबन ने अपनी बुक सीक्रेट में इस बात को बड़ा क्लियरली इंगित किया है जी कि जब नकारात्मक ऊर्जा एक हद से ज्यादा पार हो जाती है, हद से ज्यादा जी क्रॉस हो जाती है, जी तो जी वो किसी न किसी नकारात्मक डिस्ट्रक्शन पावर के रूप में फ्रस्ट्रेट करती है। जी देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, उच्च विचारों से
के धनी रहेंगे, पॉजिटिव विचार रखेंगे, तो आपको जी। वैसी भी बीमारियां आपके नजदीक नहीं आएंगी। जब आप स्वयं इनवाइट करेंगे लोगों को और जी। बिल्कुल गुमसुम, परेशान, डिप्रेस्ड और जी। एकांतवासी बन जाएंगे, एकाकी जीवन प्रेफर करेंगे, तो आपको डिजीज होने के वैसे भी साइकोलॉजिकली भी चांसेस बन जाते हैं, फिजियोलॉजिकली भी बन जाते हैं। जी। तो मनोवैज्ञानिक रूप से, परामनोवैज्ञानिक रूप से, दोनों रूप से ये आवश्यक है कि जी। आप पॉजिटिव विचार युक्त रहें, जी। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें जी। और नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जी। नेगेटिव वातावरण से दूर रहें। जी। जी। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि कोविड के मरीजों को इस समय काउंसलिंग की आवश्यकता है। जो लोग पॉजिटिव बिल्कुल हुए आप उनकी अगर काउंसलिंग की जाए, अगर गवर्नमेंट इस ओर अगर ध्यान दे तो शायद मुझे लगता है दवा से ज्यादा ये काम करे, साइकोलॉजी अगर इस चीज पे ध्यान दिया जाए। मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में हूँ और इस चीज के लिए गवर्नमेंट तो आएगी। अगर हम सेल्फ सहायता ग्रुप, हम लोग शिक्षक, जी, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बुद्धिजीवी डॉक्टर साहब, हम लोग जी जब इस तक प्रयास समाज कर में, रहे हैं हम लोग जी, इस चीज को हम जब लोग तक प्रयास हम लोग करेंगे। ग्रुप बना के अपने पड़ोस और मोहल्ले से इस चीज को नहीं शुरू करेंगे। देखिए, जी। कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी। हर चीज घर से ही शुरू होती है। जी। यू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ थिंग फ्रॉम होम, और आप किस हद तक जाएंगे गॉड नोस, कहाँ तक सफल होंगे गॉड नोस। जी। एक क्वेश्चन और है मेरा डॉक्टर साहब, और जैसे ऑक्सीजन की इस समय सबसे ज्यादा कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ऑक्सीजन की कमी इसलिए होती है क्योंकि फेफड़ों में निमोनिया होता है। हाँ, निमोनिया में वो निमोनिया होने की वजह से फेफड़े संकुचित हो जाते हैं। संकुचित हो जाते हैं तो आप सांस ठीक से नहीं ले पाते। जब आप सांस ठीक से नहीं ले पाते तो आपको ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है। तो इसके लिए आप गहरी गहरी सांस लें, पेट के बल लेटें, करवट से लेटें और सर उठा के लेटें, घबराएं नहीं। जब कभी इस तरीके की परेशानी हो तो गहरी गहरी सांस लें। फिर भी अगर 90 से कम है आपका सैचुरेशन लेवल, तो आप कोशिश करें कि नजदीक के हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लगवाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। मेरा सभी प्रतिभागियों से एक विनम्र निवेदन है कि अपने अपने माइक को अनम्यूट रखें। जिसका जो प्रश्न है केवल वही अपने माइक को अनम्यूट करे, प्लीज। किसी और का कोई प्रश्न? हेलो हाँ जी, सर, नमस्ते। मैं महिमा बोल रही हूँ। जी बताइए। सर, ये कोविड के अगेंस्ट बेहतर इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम व्हाट्सएप पे ऐसे सुझाव पढ़ते रहते हैं कि मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी, डी, ये टैबलेट्स प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो सर, मैं आपकी इस पे राय जानना चाह रही थी कि हमको कौन से टैबलेट्स लेने चाहिए और उनकी क्या, मतलब के लिए क्या खाने से पहले बाद वो क्या होंगे? देखिए, इसमें ऐसा कोई संविधान नहीं है कि खाने से पहले बाद। बड़ी बेसिक सी चीज है कि जब भी कभी आपकी बॉडी को कोई संक्रमण होता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी डिफरेंट एनर्जीज को, डिफरेंट एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एक तो अच्छा बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। पहली चीज, अच्छे बी कॉम्प्लेक्स के साथ से एक अच्छा जिंक लेना चाहिए, क्योंकि जिंक आपको डायरिया होने से रोकता है। और आपको एक फोलिक एसिड लेना चाहिए जो आपको एनीमिक नहीं होने देता। साथ साथ आप विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी के साथ साथ आप विटामिन सी लीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड आपकी हीलिंग को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। साथ में आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम दिन में एक गोली 3 दिन तक लीजिए, और एक कप सिरप ले लीजिए, एक एंटी एलर्जिक ले लीजिए, कोई भी। पर इतनी ही मेडिसिन है जो आपको नीडफुल असिस्टेंस देंगे। थैंक यू सर। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, नमस्ते सर। जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि वैक्सीनेशन के बाद फीवर आता है तो वो जो है काम कर रहा है टीका। तो मेरे मम्मी पापा जी तो कल उन्होंने टीका वैक्सीनेशन कराया है, तो उनको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं हुए। कौन सा लगवाया उन्होंने? जहाँ तक कोवैक्सीन लगवाया होगा। हाँ जी, पहली जो डोज होती है वही लगवाई। नहीं, दो है ना, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोविशील्ड में आ रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी 100% उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई होगी। और कोवैक्सीन में कम बुखार, कम साइड वो हो रहा है, बुखार आ रहा है। कोविशील्ड में ज्यादा था। और वो भी मैंने यहाँ शुरू में कहा था, मैन टू मैन वेरी करता है, जरूरी नहीं आए। मेरे घर में भी 4 मेंबर हैं, एक को बुखार आया, 2 को नहीं आया। तो हमारी पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी, पर्सन टू पर्सन रिस्पॉन्स
पर्सन टू पर्सन रिएक्शन टुवर्ड्स वैक्सीन को शो करता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जी ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक्स। मॉर्निंग सर, मेरा नाम मृदुल गुप्ता है, मैं शाहजहांपुर से हूँ। सर, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। जैसे मेरा एक फर्स्ट डोज लगा था 22 जनवरी को, और उसके बाद सर 25 फरवरी को दूसरा डोज था। लेकिन वो दूसरा डोज सर थोड़ा 1 हफ्ते डिले हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में वो डोज नहीं आई थी, कोविशील्ड मेरी लगी थी। तो 1 हफ्ते बाद सर लगाया, तो कोई साइड इफेक्ट या कुछ इस टाइप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आगे? मैं यहाँ आपको पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि 2 वैक्सीन के बीच में मिनिमम 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए। अगर ये 4 हफ्ते से ज्यादा 8 हफ्ते तक का है तो और अच्छा है। ICMR हैज रिकमेंडेड कि आप अगर 4 की जगह 6 हफ्ते बाद लगवाते हैं, 7 हफ्ते बाद लगवाते हैं, 8 हफ्ते तक, तो और आपकी बेहतर इम्यूनिटी बनती है। अच्छा सर, जो पहला डोज लगा था उसमें सर 2 दिन तो बहुत ज्यादा फीवर रहा, लेकिन जो सेकंड डोज लगा उसमें कुछ फीवर ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चला। सेकंड डोज में इसलिए नहीं आया कि आपकी पहली डोज में मतलब भर की एंटीबॉडीज बन गई, बॉडी ने पहचान लिया कि पहला टीका लग चुका है। दूसरा टीका जब लगा तो आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी, इसलिए आपको दोबारा फीवर नहीं आया। ये अच्छा इंडिकेशन है। ओके, थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन और है। जैसे किसी को सर निमोनिया हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता जा रहा है, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी सर रख लिया है, लेकिन तब भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आ रहा है, तो आप एंटीवायरल लोड लीजिए, वायरल लोड को कम करने के लिए एंटीवायरल लीजिए। फेविफ्लू टैबलेट आती है, वो अपने डॉक्टर से रिकमेंड कराइए। स्टेरॉइड लीजिए, मिड्रोल, प्रेडनिसोलोन 8 मिलीग्राम, ये एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। इसको शुरू कर दीजिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके सर। प्रश्नों का जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रश्नों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और मैं समझती हूँ जी मैम आप। हाँ जी, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि मेरे हस्बैंड ने कोविशील्ड की 1 डोज लगवा ली थी 12 मार्च को, उसकी सेकंड लगवानी है, लेकिन सेकंड के बारे में लोग कह रहे हैं सेकंड लगाने के बाद 1-1.5 महीने तक इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो मुझे हस्बैंड को वो सेकंड डोज लगवाने में डर लग रहा है, तो क्या ये बात सही है? जिन लोगों ने आपसे ये बात की, क्या वो डॉक्टर थे? नहीं, डॉक्टर नहीं है। फिर कैसे आपने मान लिया उनकी बात को? मेरे आज तक husband आपने सुना है किसी वैक्सीन लगवाने से किसी की इम्यूनिटी कम होती है? आज तक आपने कहीं सुना, किसी लिटरेचर में सुना कि वैक्सीन लगवाने से इम्यूनिटी कम होती है? एक्चुअली सर, मेरे हस्बैंड की केमिस्ट की ही शॉप है, तो पूरे दिन उन्हें रहना भी पड़ता है, सारे पेशेंट से भी डील करना ही है, तो थोड़ा सा ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक हो गई और उनको कोई प्रॉब्लम हो गई। नहीं, क्यों हो जाएगी? आपके स्वयं क्या मन में कोई विकिपीडिया है या कोई गूगल ऐप है जो आपको बताता रहता है कि मैडम सेकंड डोज लगाने से इम्यूनिटी कम हो जाएगी? आप तथ्यों पर आधारित रहिए ना, आप बुद्धिजीवी महिला हैं, तथ्य पर आधारित रहिए, सच्चाई पर, सत्य पर आधारित बात करिए, ज्ञान पर आधारित बात करिए। आप कैसे कह रहे हैं कि सुनी हुई बात है कि सेकंड डोज लगाने से इम्यूनिटी कम हो जाएगी? इट इज रिडिकुलस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर भावना बरेली से बोल रही हूँ सर। मेरी दीदी कोविड के पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आया है, और सर मुझे आपसे ये पूछना था कि वो अस्थमेटिक पेशेंट हैं और साथ ही वो बीपी की भी लो बीपी रहता है उनको, तो ऐसे में उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो वो ले सकती हैं? देखिए, इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं बढ़ा करती। अगर आपका खान पीन अच्छा है और अस्थमेटिक पेशेंट है तो उनको फ्रेश एयर में रहने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि वो फ्रेश एयर में रहें, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम प्राणायाम करें, अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएं, गहरी गहरी सांस लें जिससे कि लंग की कैपेसिटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उनके शरीर में, फेफड़ों में जाए। अच्छा खाना खाएं पिए, बाकी शहद, काली मिर्च, लौंग और ये जो छोटे छोटे एक घरेलू नुस्खे हैं इनका प्रयोग करती रहें। और इसके अतिरिक्त ये स्पिरुलिना या और भी कई चीजें ऐसी हैं जो एल्गीज हैं
जो लोग बहुत से आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस वाले देते हैं, तो सर ये इनको ले बताइए कि सकते क्या हैं। नींबू लिया जा सकता है? नींबू का सेवन कर सकते हैं जैसे शिकंजी वगैरह बना के? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन देखिए हर एक चीज का अपना शरीर का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है। अब अगर आप ठंडे पानी में नींबू रात में ले रहे हैं तो आपका गला खराब करेगा। ऑब्वियसली सिट्रस फ्रूट के बारे में ये कहा जाता है, सिट्रस फ्रूट जैसे मौसमी, संतरा, नींबू, इनके बारे में ये कहा जाता है कि आप इनको सूर्य अस्त से पहले लीजिए, मतलब जब तक सन है, तो आपका क्या है कि एक बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। जब बॉडी का टेम्परेचर आपका फॉल होना शुरू होता है, वो इवनिंग के बाद शुरू होता है। तो आप अगर ठंडी चीजें शाम को लेंगे तो नेचुरली गला पकड़ेगा, खट्टी चीजें शाम को लेंगे गला पकड़ेगा। तो जब आपका दिन हो, डे टाइम हो, तो आप फ्रूट्स खूब लीजिए, और फ्रूट्स के साथ साथ आप कोई भी चीज लीजिए, अगर आप उसको अच्छे भाव से ले रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको फेवर करेगा। और अगर आपके मन में ही आशंका है मैं इसे लूं ना लूं, कहीं कुछ हो गया, तो इट इज द साइकोलॉजी, इट इज द फीलिंग व्हिच फील्स। जो आप सोचोगे फिर वैसा ही घटित होगा। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अति व्यस्त समय में से हमें समय दिया, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं सीएमओ सर के संपर्क में थी। डॉक्टर वागीश सर के पास भी समय नहीं था, कोशिश कर रहे थे। फिर गर्ग सर से मेरी बात हुई तो गर्ग सर ने अटेंडम बोला कि बेटा शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा इस समय, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है और बहुत सारा प्रेशर है। आप रंजन गौतम सर से संपर्क कर लीजिए, वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। और तुरंत ही मेरे कल आपसे वार्तालाप हुआ और बहुत ही सहज स्वभाव से आपने कुछ भी इधर उधर ना करते हुए हमें समय दिया अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज जो समय चल रहा है सब लोग इतना परेशान है कि हम घर से बाहर कैसे निकलें, और सभी के साथ मजबूरियां हैं कि उन्हें घर से बाहर निकलना ही है, सारे काम तो बंद नहीं किए जा सकते। ऐसे में वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। रात में भी बच्चों के, जैसे कि मैं योग विभाग में हूँ, और जो जितने प्रश्न कुछ बच्चों ने हमारे किए हैं, वो ये साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और लगातार प्रयास कर रहे हैं और टच में बने हुए हैं कि मैम हमें क्या करना है। अगर इस तरीके का प्रश्न रात में 3 बजे भी अगर बच्चा हमें कर रहा है कि मैम मुझे बहुत तेज फीवर है और मुझे बहुत बुरा सा फील हो रहा है, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, तो उनको हम सिर्फ उनका मोरल हाई करने की कोशिश करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि एक जो विश्वास उनका अटूट बना हुआ है कि मैम ने ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है, तो हम अवश्य ठीक हो जाएंगे। और उनकी विल पावर ही उनको ठीक करती है। ये विल पावर आप सभी लोग अपनी बनाए रखें, पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखें। जहाँ कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो सर भी हमारे बहुत ही सरल हृदयी सर हैं और तुरंत हम सब लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज। और सर ने जैसा कि बताया है कि हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी, बेसिकली ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो प्राणायाम इसका बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि आपको 3 लेयर्स मास्क लेकर के चलना है, क्राउड से बचना है, ये सारे प्रिकॉशन आपको खुद ही करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और आप जाके क्राउड में खड़े हो जाएं तो आप बैल मुझे मारने वाली कंडीशन जो है वो उत्पन्न ना करें। आपकी सुरक्षा आपके ही हित में है और स्वयं आपको करनी है। साथ ही साथ सर ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं, जो टैबलेट्स बताई हैं, उनका जो एक योग बताया है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ये डरने की आवश्यकता नहीं कि आपको वायरल हो गया है तो कोरोना ही है, ऐसा आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर बुखार कोरोना नहीं होता जी, हर बुखार कोरोना नहीं है। और साथ ही साथ अगर कभी कभी घबराहट में भी हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑक्सीजन कम होने लगी है और आप तुरंत भागे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये बहुत ही विषम परिस्थिति है, हम सभी इससे संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें धैर्य की भी आवश्यकता है। और समय समय पे सर हम आपका समय लेते रहेंगे। इस तरीके की अगर कोई भी परेशानी आती है तो पुनः हम आपको फिर से याद करेंगे, फिर से आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का, सारे प्रतिभागियों का बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी प्राचार्य मैम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्होंने तुरंत हमें अनुमति दी
और कहा कि आप तुरंत इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। हमारे यहाँ से बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी जाती हैं विभागों के द्वारा, और पॉजिटिविटी के लिए हमारे सारे अध्यापक गण जो हैं हमेशा तैयार रहते हैं। उन सभी लोगों का मैं अपनी सारी शिक्षिकाओं बहनों का, वरिष्ठ शिक्षिकाओं बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरी जो मेंबर्स की कमेटी है जिनकी ऊर्जा की वजह से, उनके सहयोग की वजह से आज मेरा ये कार्यक्रम, हम सबका कार्यक्रम सफल हो पाया है। डॉक्टर शशि शुक्ला मैम, डॉक्टर रचि गुप्ता मैम, डॉक्टर राधा यादव मैम, डॉक्टर सीमा गौतम मैम, डॉक्टर आशा मैम, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ टेक्नीशियन मोहित सिंह जी, ये सबसे बड़ा प्रेशर आपका था कि आपने हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था को बनाए रखा। आपका हृदय से धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम का समापन अपने राष्ट्रीय गान के साथ करना चाहूंगी, और भविष्य में मैं सर आपको पुनः आमंत्रित करूंगी। सभी लोग अपनी थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Thank you. Thanks everybody. Thanks for this wonderful conference. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में आप बुद्धिजीवी वर्ग इसी तरीके से समाज में प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। Thank you very much. शुभ दिन. Good day.